Good morning, everyone. My name is Ankit Sinha from Department of Civil Engineering, and welcome back to the another lecture on engineering hydrology. Currently, we are in our second module, which is precipitation. We have already finished our first module, which is introduction. In this particular module, we have discussed about mechanism of precipitations, what are the various forms of precipitation, what are the various types of precipitations. We have talked about recording and non-recording gauges. We have talked about what are the various seasons of rainfall in India, and we have also talked about the recommendation provided by Indian standards and IMD regarding rain gauge stations and rain gauge network. In the previous class or in the last class, we have discussed about estimation of missing data, in which we have discussed two different methods. First method was the average normal precipitation, and second one was the normal ratio method. Today in this particular class, we are going to discuss about consistency of the rainfall data, where we will focus on test for the consistency of the record. ओके तो आज के क्लास में हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव होगा टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिकॉर्ड। इसका मतलब हम लोग जो गिवन डेटा है उसमें कंसिस्टेंसी है या नहीं है, या फिर उस कंसिस्टेंसी को कैसे अचीव किया जा सकता है, या उसके कारण जो भी एरर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के हम लोग बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ था। रेनफॉल डेटा में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका रेनफॉल का डेटा हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोगों ने चेक कर लिया। आपके पास दो मेथड्स हैं। अगर आपके पास डेटा में डिसकंटिन्यूटी है तो आप उन दोनों मेथड से कंटिन्यूटी को इंश्योर करा सकते हैं, या फिर जो भी रेनफॉल का डेटा आपका मिसिंग है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा कंसर्न आ जाता है कंसिस्टेंसी का। इसका मतलब आपका जो डेटा है वो पहले वाले डेटा के साथ कंसिस्टेंट है। इसका मतलब आपका जो डेटा है वो कोई सडन वेरिएशन या फिर कोई सडन चेंज इन इकोसिस्टम को ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करें। ठीक है, इसका मतलब हो सकता है कि आप रेन गेज स्टेशन, सपोज आपके पास एक सिनेरियो है, या आपके पास आपका ऑब्जर्विंग एरिया है, यहाँ पे आपका एक रेन गेज है, किसी कारण से आपको रेन गेज को शिफ्ट करके दूसरे रेन गेज स्टेशन पे मूव करना पड़ा, तो इसके कारण हो सकता है आपके पास जो डेटा कलेक्शन हुआ उसमें कंसिस्टेंसी मिस हो सकती है। मतलब आपका हो सकता है यहाँ पे आपका डेटा जो है दूसरे तरीके से कलेक्ट हो रहा हो सकता है यहाँ के आपका आसपास के सराउंडिंग में जो आपका लैंडस्केप है उसमें चेंजेस आ गए, हो सकता है आपका कोई लोकल कैलेमिटीज़ के कारण आपका इकोसिस्टम में कोई चेंजेस आ गया, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फायर या लैंडस्लाइड के कारण, हो सकता है आपके रेन गेज के ऑब्जर्वेशन टेक्निक में कोई चेंजेस आए जिसके कारण आपके पास जो रेनफॉल का डेटा आ रहा है उसमें चेंजेस आने लगे ओवर द टाइम। इसका मतलब ओवर द टाइम आपको कंसिस्टेंसी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग चेक करने के लिए हम लोग के पास एक कंसेप्ट आता है डबल मास कर्व का। डबल मास कर्व के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज आप इस स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो दो एक जगह से, या फिर अभी हम लोग मूव करने की जगह बात ऐसे करते हैं, इस स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं इस स्टेशन का डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास के स्टेशन को कुछ सेलेक्ट करेंगे, 5 से 9, ऑलमोस्ट 5 to 9 रेन गेज स्टेशन को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको बेसिस पे हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एक डबल मास कर्व प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। डबल मास कर्व क्या होता है, आप क्या करेंगे, आपके पास जो रेनफॉल का डेटा है उसका क्यूमुलेटिव डेटा और इसके आपके रेन गेज के आसपास जितने रेन गेजेस स्टेशन है उसका रेनफॉल का क्यूमुलेटिव डेटा, उसको आप एक ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा, आपके बाकी के बेसिस का मीन एनुअल रेनफॉल और आपका जो करंट जो स्टेशन है, जो आपका कंसर्न स्टेशन है, लेट्स से स्टेशन एक्स, उसका आपका क्यूमुलेटिव रेनफॉल आप वाई एक्सिस पे प्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है, अगर आपके पास जो डेटा जनरेट हुआ वो स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं आपका डेटा कंसिस्टेंट है। इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो
अगर इस टाइप का आपके पास डेटा है तो इसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है और सिंपली आप इसको लेके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन इसमें एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ करना क्या है। यहाँ पे आपको चेक करना होता है, कई बार आपके पास हो सकता है आपके गिवन रेन गेज कंसर्न स्टेशन, लेट्स से स्टेशन M का आपके पास डेटा है और आप ये चेक करना चाहते हैं इसमें डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, डेटा की कंसिस्टेंसी चेक करने के कारण ये हो सकता है आपके पास रेन गेज एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव कर दिया, हो सकता है आपके पास नेबर में आपके नेबरिंग एरिया में चेंजेस आए हो सकता है आपके पास चेंज इन इकोसिस्टम हुआ हो, इकोसिस्टम का चेंज हो सकता है आपके कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ या फिर फॉरेस्ट फायर लैंडस्लाइड के द्वारा हो, और या फिर हो सकता है आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ मेथड की चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है आपने रेन गेज का टाइप ऑफ रेन गेज आपने बदल दिया, हो सकता है आप नॉन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज में आ गए। तो इन सब चीज़ों से आपके डेटा की कंसिस्टेंसी मतलब यूनिफॉर्मिटी में कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, हो सकता है आपका डेटा यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास मेथड है डबल मास कर्व का। डबल मास कर्व मेथड में हम लोग क्या करते हैं, आपका कंसर्न स्टेशन को ले लिया और उसके आसपास के लगभग 5 से 9 स्टेशन को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे स्टेशन का क्यूमुलेटिव एवरेज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप 2020 का आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप अब लास्ट 30 ईयर्स के बैकवर्ड कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब आप डेटा को अपलोड करना शुरू होंगे 2020, 2019 ऐसे ऐसे करके लेके 1990 या फिर जितना तक आपके पास डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से आप बैकवर्ड प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। बैकवर्ड प्लॉट कैसे करेंगे, आप वाई एक्सेस पे आपका कंसर्न स्टेशन रहेगा और एक्स एक्सेस पे आपका बाकी सारे स्टेशंस का मीन एनुअल क्यूमुलेटिव रेनफॉल का डेटा रहेगा। अगर ये रेनफॉल का जो डेटा और दोनों का अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो हम ये कह सकते हैं आपके पास जो डेटा जनरेट हुआ है वो आपका कंसिस्टेंट डेटा है और इसमें कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके किसी चेंजेस के कारण, ये चारों चेंजेस जो हमने डिस्कस किए थे उसके कारण कुछ इनमें वेरिएशन आ रहा है तो आप देखेंगे आपके पास हो सकता है ग्राफ में कहीं में एक ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा हो, जिसके बाद आप देखेंगे कर्व का एंगल या फिर कर्व का स्लोप आपका शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर सिनेरियो में देखेंगे कि हम लोग जैसे जैसे क्यूमुलेटिव पीछे जा रहे हैं, आप पीछे का डेटा कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आप हमेशा करंट से लेट्स से 2020 के बारे में बात करें और पीछे हम लोग 1980 तक वापस पीछे जा रहे हैं। तो हमने क्यूमुलेटिव डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया और 20 द पॉइंट लेट्स से ईयर 2000 में हमने यहाँ पे डेटा में कुछ चेंजेस आए। इसका मतलब अब ये स्ट्रेट लाइन ना हो कि एक दूसरा कर्व बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट डेटा को हम लोग हमेशा यहाँ पे हायर प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो करंट मेथड है वो आपका करेक्ट है और पुराने में हो सकता है कोई इनकंसिस्टेंसी आपकी प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसी इनकंसिस्टेंसी के डेटा को मूव करेंगे आपके इसी लाइन के स्लोप में आगे। ठीक है, और आपका जो कर्व है उसको हम लोग नीचे की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे सारे मेजरमेंट किए जाएंगे एक एक करके। हम लोग यहाँ पे इस लाइन का आपका स्लोप ये हुआ, इस लाइन का स्लोप ये हुआ, इस गिवन पॉइंट का जो डेटा था अब आप यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पे आप लाने की कोशिश करेंगे। कैसे लाएंगे, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया आपका, लेट्स से एट दिस पॉइंट आपका करेक्टेड आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अभी का करंट मेजरमेंट px, आपके पास जो डेटा कलेक्ट हुआ था ये हो गया आपका करेक्टेड इनटू स्लोप ऑफ करेक्टेड डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ एक्चुअल। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपके क्यूमुलेटिव रेनफॉल का इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। यह मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं रखना है तो आप कंसेप्ट समझ सकते हैं। आपका इनिशियल स्लोप या फिर जो भी आपका लेटेस्ट डेटा है उसके बेसिस पे जो आपका स्लोप आ रहा था वो m करेक्टेड हुआ mc, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट्स से ईयर 2000 के बाद या फिर आपका करेक्ट डेटा करेक्ट हुआ है। 2000 के पहले आपके जो डेटा में इनकंसिस्टेंसी हो रही है, यहाँ पे आप ईयर 2000 में आप इनकंसिस्टेंसी स्टार्ट दिखता है। आप क्या करेंगे, पुराने डेटा को करंट डेटा के ट्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल जो यानी पुराना आपका डेटा का ट्रेंड था उसका स्लोप MA था, करंटली अभी आपका करेक्टेड जो है MC हुआ। ठीक है, तो लेट्स से आपका गिवन लेट्स से इन दिस पार्टिकुलर ईयर 1995 आपके पास जो डेटा मेजर हुआ था आपके पास PX था,
आपको px नहीं चाहिए, आप इसको करेक्ट करके वापस डेटा pc में pxc पे करना चाहेंगे या फिर आपका करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटा उसको मेजर किया उसके बाद आप डिवाइड कर देंगे इसको इसके स्लोप से और मल्टीप्लाई करेंगे आपके एक्चुअल स्लोप से। आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो करेक्टेड आपका पर्टिकुलर 1995 का करेक्टेड डेटा आएगा। हर डेटा के साथ आप सेम प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं और आपने कर्व को इसके नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि आपका इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के बाद डेवलप किया गया है। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा, किसी भी डेटा के इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के आपके पास एक मेथड हो गया जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को आप करेक्ट कर सकते हैं और पुराने डेटा को नए डेटा के टर्म्स में लिख सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सारे जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, इसको एक डेटा के साथ वर्किंग एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आराम से समझ में आए। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेटा वाइज देखना चाहेंगे, ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है, लेट्स से 1970 से आपके पास डेटा अवेलेबल है। तो आपने क्या किया, डेटा का जितने भी आपके पास, लेट्स से आपके पास एक गिवन स्टेशन है M, उसके चारों तरफ आपके लगभग 10 स्टेशन है। ठीक है, आपने उन 10 स्टेशन का मीन लिया और उसको क्यूमुलेटिव एवरेज एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने की कोशिश की और सेम आपके पास जो M स्टेशन का डेटा है उसका क्यूमुलेटिव आपने वाई एक्सिस पे प्रिंट किया। ठीक है, आप स्टेशन M कहिए स्टेशन X कहिए, एक ही बात है। आपने ये ग्राफ प्लॉट किया, अगर आपका ग्राफ सेम इस लाइन पे रहता तो आप कहते हैं आपका डेटा कंसिस्टेंट था, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं 1863 में आपके डेटा में ब्रेक आ जा रहा है। इस ब्रेक आने के कारण आप कह सकते हैं 1863 के बाद जो डेटा आया वो आपका उसमें कंसिस्टेंसी अब नहीं रही है। तो आप क्या करेंगे, पुराने ट्रेंड के डेटा को, मतलब इस ट्रेंड के डेटा को आप मूव करेंगे नए ट्रेंड के डेटा के स्लोप में। स्लोप नीचे के ये लाइन इसके नीचे भी हो सकता है, लाइन इसके ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका सिनेरियो क्या बन रहा है। ठीक है, तो लेट्स से आपको अब करेक्शन करना है इन द ईयर 1958, यहाँ के डेटा में आपके पास करेक्शन करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ का 1958 का डेटा कर लिया, उसको मल्टीप्लाई किया विद द लेट्स से P ऑफ 1958 इंटू आपके पास जो स्लोप आया था वो MA हो गया, MC आपका जो स्लोप हुआ वो आपका करेक्टेड स्लोप हुआ, MA जो हो गया आपका एक्चुअल स्लोप था। यहाँ पे आप अगर ग्राफ के सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट से जाना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1958, यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, P 1958 करेक्टेड, तो इसको ऐसे लिखेंगे P 1958 एक्चुअल इंटू स्लोप एट C इंटू स्लोप ऑफ करेक्टेड ग्राफ एंड स्लोप ऑफ एक्चुअल ग्राफ, और यहाँ पे 1958 एक्चुअल इंटू, अगर सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग बात करें तो यहाँ पे एट MA की जगह आप डायरेक्टली A लिख सकते हैं और MC की जगह डायरेक्टली आप C लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल जो ऑर्डर डेटा आया वो। तो सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में देखा था लास्ट अभी, तो उसी का यहाँ पे एक तरह से दूसरा रिप्रेजेंटेशन हुआ, जहाँ पे MC की जगह आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं PX इंटू C बाई A, जो कि C और A आपके इंटरसेप्ट्स बन रहे थे वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये तो एक रफ आइडिया कंसेप्ट हो गया कि आपको करना क्या है, कैसे चीज़ें चेंज करनी है। अगर हम इसको डेटा के बेसिस पे चीज़ों को देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपने जो डेटा कलेक्ट किया था वो M, लेट्स से स्टेशन M के बारे में बात कर रहे हैं हम। स्टेशन M का जो हमने डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया था वो ये था, यहाँ पे 1979 से हम 1950 तक का हमारे पास डेटा है। 1979 से अगेन डेटा आपको रिवर्स ऑर्डर में हमेशा जाना है, ये सारे डेटा आपने कलेक्ट किए। सिमिलरली आपके पास एक दूसरा चार्ट है, टेबल है, जहाँ पे आपने डेटा जो कलेक्ट किया है वो स्टेशन M के आसपास के जो स्टेशन थे उनका एवरेज है, वो भी ऐसा ही यहाँ पे आपने रिवर्स करंट से पीछे जाने वाले ऑर्डर में आपने कलेक्ट किया। अब क्या करेंगे, आप इन्हीं डेटा का क्यूमुलेटिव ग्राफ बनाएंगे, जो कि आपका कॉलम 2 से आपका क्यूमुलेटिव जो बना वो कॉलम 3 में आ गया। और ये आपने क्यूमुलेटिव करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पुराने डेटा में, जैसे कि अब आपको 1970 का डेटा है 1612, आप इस पुराने डेटा में इस डेटा को ऐड करेंगे, आपका नया डेटा आ जाएगा। फिर इस डेटा को इसमें ऐड करेंगे, आपका 1977 का डेटा आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास एक क्यूमुलेटिव कर्व बन गया। सेम काम आप
एवरेज वाले के साथ करेंगे और वहाँ का भी क्यूमुलेटिव कर्व आप इस हिसाब से जनरेट कर लेंगे। ठीक है, जनरेट करने के बाद आपने इन सब चीज़ों को वापस यहाँ पे प्लॉट कर दिया। यहाँ पे आप जो ग्राफ देख रहे हैं वो इस ग्राफ के पास इसका इक्वेशन आप यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं जो कि जनरेट किया गया। आप देख रहे हैं 1967 के बाद डेटा या फिर आपके ग्राफ में इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है। आपका इनिशियल ग्राफ जो होना चाहिए था वो ये है, लेकिन एक्चुअल जो आ रहा है 1967 के बाद का जो ग्राफ है वो है। तो आपको करेक्शन के लिए क्या करना होगा, इस ग्राफ को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने करेक्शन फैक्टर निकाला। करेक्शन फैक्टर के बारे में हमने बात किया था, क्या था, स्लोप एट सी इंटू डिवाइड बाई स्लोप जो एक्चुअल है वो, या फिर आप सी बाई ए कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया इन्होंने, करेक्शन का टर्म्स यहाँ पे निकाला। ठीक है, इस पार्टिकुलर सिनेरियो में आपका एम ए की जो वैल्यू आती है वो क्या हो गया 0.8779 है। अगेन आप ये कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हो। और एम एट द करेक्टेड स्लोप की वैल्यू आई है 1.0295। सिमिलरली आपके पास जो एम सी बाई एम ए की वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 1.0295 डिवाइडेड बाई 0.8779 जो कि इक्वल होगी 1.173। तो ये जो फैक्टर आएगा इसी फैक्टर के साथ आपके पास जो पुराने डेटा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको वो जो भी आपके जो डेटा हैं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास जो एडजस्टेड डेटा होगा वो ये आ गया यहाँ पे अब, और सिमिलरली इस एडजस्टेड डेटा को आप फाइनली यहाँ पे क्यूमुलेटिव जो टर्म्स हैं उनको हटाते जाएंगे और यहाँ पे ग्राफ को अपना फाइनल प्लॉट कर जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल डेटा आएगा वो आपके पास एक्चुअल करेक्टिव ग्राफ आ जाएगा जो कि आपके पास पोस्ट या फिर आप कह सकते हैं प्री 1967 के जो डेटा के साथ करेक्शन में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, आप जो भी करेक्शन कर रहे हैं, जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो गिवन स्टेशन X या गिवन स्टेशन M के बारे में कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आपके आसपास के जो 10 या 5 से 10 स्टेशन जो आपने सेलेक्ट किए थे उनके डेटा के बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग हमेशा इस कंसेप्ट में हमेशा ये काम करते हैं कि आप ये एज्यूम करते हैं कि बाकी सारे डेटा आपके कंसिस्टेंट है और आपका जो करंट फोकस ऑफ स्टडी है या फिर जो फोकस ऑफ आपका कंसर्न स्टेशन है वहाँ का डेटा आपका कंसिस्टेंट नहीं है। उस डेटा को आप सुधारते हैं और या फिर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो करेक्शन हो रहा है वो इनिशियली आपका ये जो डेटा है वो आपके कंसर्न स्टेशन का डेटा है जिसको आप चेंज कर रहे हैं, ना कि आप बाकी के जो एवरेज वैल्यू है उनको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आपको समरी में आपको बता देते हैं हुआ क्या है। हमें डेटा की कंसिस्टेंसी को चेक करना पड़ेगा और हमें डेटा की कंसिस्टेंसी चेक करनी इसलिए ज़रूरी है कि ओवर द टाइम हो सकता है आपके पास ऑब्जर्वेशन मेथड चेंज हो गए या फिर आपका जो रेन गेज है एक लोकेशन से दूसरे जगह मूव कर गया, हो सकता है आपके नेबरहुड में कोई चेंजेस आए जिसके कारण आपके डेटा में इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, उस स्टेशन के आसपास के स्टेशन के एवरेज मीन लेंगे और उसके बाद उनका क्यूमुलेटिव मीन प्लॉट करेंगे। अगर एक सेम स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो आप डेटा को कंसिस्टेंट कहेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन में ब्रेक दिख रहा है तो डेटा को इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इनकंसिस्टेंट हुआ तो आप डेटा को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ स्लोप के करेक्शन के हिसाब से इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप डेटा को करेक्ट करेंगे और फाइनल जो आपके पास करेक्टिव डेटा है उसको इस्तेमाल करके आप जो भी आपके मॉडलिंग हुआ या फिर आपका डेटा का सिंथेसिस जैसा आपको यूज़ करना है उस हिसाब से उस डेटा को आप आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेनफॉल डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग रेनफॉल मास कर्व हुआ, रेनफॉल हाइटोग्राफ हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।